हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर डिस्कस किया था। पॉलिटिकल थ्योरी आपने इसका नेचर समझा था, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, अब इसका हम स्कोप डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्कोप, अब देखो आपने इसका नेचर तो पढ़ लिया, पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा था, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो थोड़ा थोड़ा मुझे बता दो, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा था, किस नेचर से हम इसको स्टडी कर रहे थे, इसका नेचर कैसा था। एक तो ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था, और दूसरा जर्नलाइजेशन। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। अब देखो, ऑब्जर्वेशन और जर्नलाइजेशन से हम जब पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हैं, उसके नेचर को हम समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको डेविड ईस्टन की एग्जांपल दी, ठीक है। डेविड ईस्टन के बारे में बताया, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में बताया, जो बाद में क्या बनेंगे, डिक्लाइन में आएंगे पॉलिटिकल थ्योरी के। फिर हम समझते हैं स्कोप। अब देखो, स्कोप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जब इसके नेचर में ही ऑब्जर्वेशन और जनरलाइजेशन है, तो स्कोप में क्या रहेगा, सबसे पहले हम एम्पिरिकल स्टडी करेंगे, स्कोप में हमारा ये रहेगा। फिर उसके बाद हम लॉजिकल देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इवैल्यूएटिव देखेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, चीजों की। अब एम्पिरिकल स्टडीज, आप सोच रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस में एम्पिरिकल स्टडीज कैसी, तो यहाँ पे एम्पिरिकल स्टडीज पे अपने सेंस ऑर्गन आप यूज करोगे, ठीक है। किसी भी चीज की स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, जब स्टूडेंट रिसर्च करते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को एम्पिरिकल स्टडीज करते हैं, जहाँ पे वो अपने सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं, क्योंकि इसके नेचर में भी हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें करते हैं। उसके बाद फिर लॉजिक भी लगाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है पॉलिटिकल साइंस में हम लॉजिक यूज नहीं करते। हम लॉजिकली, जैसे सपोज अगर हम इसमें क्वांटिटेटिव में आप क्या करते हो, यहाँ पे नंबरिंग रहती है, जैसे 2 + 2 = 4। तो ये जो लॉजिकल है, यहाँ पे हम वोटिंग सिस्टम में इसको यूज करते हैं। और इवैल्यूएशन में हम जजमेंट करते हैं चीजों की, ठीक है, हम जजमेंट देते हैं चीजों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम जज करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो चीजें हैं, वैल्यू, जजमेंट, ये सब चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है वो डील करती है रियल के साथ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, आपको डे टू डे लाइफ में, जैसे साइंस के बारे में, आपके लाइफ में साइंस की बहुत सारी चीजें डे टू डे यूज होती हैं, उसी तरह पॉलिटिकल साइंस भी डे टू डे आपकी लाइफ में रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपको किसी पॉलिटिशियंस में इंटरेस्ट है नहीं है, ये आपका पर्सनल मैटर है, आपका फैमिली मैटर है, बट जब राइट टू वोट की टाइम आएगा तो आप वोट तो करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस जो है, ये प्योर साइंस नहीं है, बट ये एक बहुत ही पुराना, आपको अर्लीस्ट मैंने डिसिप्लिन बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम्पिरिकल स्टडीज, लॉजिकल और इवैल्यूएशन में हम जजमेंट करते हैं, यहाँ पे हम सही गलत सब चीजें देखते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज, आइडियोलॉजीज, जिनके बहुत सारे क्रिटिक्स भी हमने पढ़ने हैं आने वाली वीडियोस में, जहाँ पे वो क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, जजमेंट करेंगे कि उसने पॉलिटिकल, अगर एक ने पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन बताया है तो दूसरे ने पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल भी बताया है, ठीक है। समझ आई यहाँ तक? उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। अब देखो, अगर ये सब चीजें नहीं होती, अगर साइंटिफिक मेथड को हम पॉलिटिक्स में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अगर साइंटिफिक मेथड को हम इस स्कोप में नहीं समझ पाए, या मैंने आपको नहीं समझाया, तो अगर आप इसका स्कोप देखते हो, ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड होता है वो मोस्टली क्या, किस पे इंसिस्ट करता है, वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच पे। बट यहाँ पे हम इवैल्यूएटिव भी देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सही गलत, गुड बैड, ठीक है, सब चीजें देख रहे हैं। एक तरफ हम साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं, यही स्कोप है यहाँ पे इसका, पॉलिटिकल थ्योरी का, कि हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, ठीक है,
लॉजिक भी लगाएंगे और इवैल्यूएशन भी करेंगे, ठीक है। ये है इसका स्कोप। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस बिकॉज ऑफ इट्स डिसिप्लिन। इसके डिसिप्लिन की वजह से ये मास्टर ऑफ साइंस मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ही हम पॉलिटिक्स सीखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कोई इंसान है वो स्टडीज करता है पॉलिटिकल साइंस की, किस पर्पस के लिए करेगा? नॉलेज एक्वायर करने के लिए। और किस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए? पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन की नॉलेज को, ठीक है, स्टेट क्राफ्ट की, ठीक है, इसकी नॉलेज के लिए। तो ये जो है डिसिप्लिन, ये क्या करता है? ये गवर्न करता है, ठीक है, गवर्नेंस में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बहुत सारे फेजेस से, अब हम फेजेस देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के। फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको पता चलेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी की जो इतनी लंबी जर्नी थी एक वेल इस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन बनने में, क्या क्या रही है। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम फेजेस में डिवाइड करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, तो फर्स्ट फेज में आपका आएगा क्या, बताइए। फर्स्ट फेज में मैंने जब आपके साथ बुक्स डिस्कस की थी तो मैंने फर्स्ट थिंकर्स के बारे में बताया था। तो फर्स्ट फेज में जो एंशिएंट ग्रीक थे, पॉलिटिकल थ्योरी का जो बर्थ है, मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इसका जो सब डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सॉक्रेट आया, ठीक है। सॉक्रेट से पहले भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए यहाँ पे, ठीक है। किसी ने अर्थ के बारे में सर्च किया, किसी ने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है। बट लास्ट में यहाँ पे फिलोसफी थी, कोई पर्टिकुलरली कुछ ऐसा सिस्टमैटिकली नहीं था। और इसको हम फिर वहीं से हम मास्टर साइंस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसके बाद प्लेटो, एरिस्टोटल ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया यहाँ पे आके। फिर हम उसके बाद इनकी शॉर्ट में इस चीज को हम समझेंगे, ये आपके नेट में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बट फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड फेज में हम देखेंगे, ठीक है, सेकेंड फेज में क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। अब फर्स्ट फेज में आपने देखा कि ये मास्टर साइंस बन चुकी है, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस। फिर सेकेंड फेज में आपका मिडिवल टाइम आएगा, ठीक है। मिडिवल टाइम में आपको पता है कौन थे? मिडिवल टाइम में स्टेट की जगह पे कौन रूल कर रहा था? चर्च, ठीक है। तो जिसने थॉमस अगस्टिन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये जो थिंकर्स थे यहाँ पे इन्होंने ज्यादा फोकस जो था वो चर्च पे था, और स्टेट का जो रोल है वो चर्च प्ले करती थी, ठीक है। ये मिडिवल टाइम की बात है। यहाँ पे इसने इतने स्ट्रगल देखने के बाद जाके ये एक डिसिप्लिन बना, ठीक है। फिर हम देखेंगे थर्ड फेज में। अब हम थर्ड फेज की बात कर रहे हैं, आपको इसको ज्यादा नहीं राइट डाउन करना है, बस आप याद रखिए। थर्ड फेज में आपका आता है मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम, अब हम मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइम में आपके कौन कौन से थिंकर आएंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है? सबसे पहले तो हम मैकियावेली की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मैकियावेली की बात करते हैं, और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सेपरेशन। सेपरेशन किसका सेपरेशन किया था? एथिक्स का फ्रॉम पॉलिटिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था, इथिक्स का सेपरेशन किया गया, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इथिक्स, सॉरी, सेपरेशन ऑफ इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इन्होंने ये जो किया था, जब हम मैकियावेली को डिस्कस करेंगे तब हम इनकी मोरालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने दो टाइप की मोरालिटी बताई है, ठीक है। नॉर्मल इंसानों के लिए अलग है और रूलर के लिए अलग है, हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, क्योंकि यहाँ पे एक मेन इवेंट जो हुआ है वो ये है कि इथिक्स का और रिलीजन का सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोनॉमी मिलती है पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल थ्योरी को। अब इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल एक्शन है वो जज किए जाते हैं पॉलिटिकल स्टैंडर्ड से, ठीक है। और जो मैकियावेली का टाइम था
पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को स्टेट क्राफ्ट माना गया, क्योंकि इन्होंने अपने द प्रिंस बुक, आप सबको पता होगा ये बुक जो है मैकियावेली की है, यहाँ पे ये स्टेट क्राफ्ट सिखाते हैं। ये फ्लोरेंस में जब जेल में होते हैं तो ये वहाँ पे द प्रिंस में बताते हैं कि स्टेट क्राफ्ट में ये सिखाते हैं कि स्टेट को कैसे चलाना है, ये सब चीजें वहाँ पे सिखाते हैं। और यहीं से स्टेट क्राफ्ट का जो आर्ट है ये पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीब्यूशन देता है इसको मास्टर साइंस बनाने में। ठीक है, समझ आई? ओके, फिर हम देखेंगे स्टेज 4, फोर्थ स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज में क्या है? ठीक है, अब देखो मैकियावेली आ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने अपना जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा उन्होंने बताया। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ स्टेज। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेज से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन क्यों हुआ? ठीक है, ये चीज हम समझेंगे सबसे पहले। और उसी के साथ जब मैकियावेली की स्टेट क्राफ्ट बुक आती है, उसी के साथ थर्ड फेज में मैंने आपको बताया, जैसे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको पढ़िए अच्छे से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं पे हुआ था। ठीक है, उसी टाइम। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे स्टेट क्राफ्ट का बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन क्यों हुआ था, डिक्लाइन क्यों माना गया था, ये बात आप पहले सबसे ज्यादा जरूरी है समझिए। डिक्लाइन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखो, वर्ल्ड वॉर के सेकेंड के बाद क्या होता है, एक स्टोरी की तरह आप याद रखिए, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पॉलिटिकल साइंस को एज ए डिसिप्लिन उससे पहले माना गया था, नो डाउट। ठीक है, बट जो स्टेट ऑफ डिसिप्लिन है उसको डिस्क्राइब किया था स्कॉलर्स ने, जैसे डेविड ईस्टन हो गए। ठीक है, डेविड ईस्टन के बाद सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेविड ईस्टन। ठीक है, और बताइए क्लॉसेट, फिर उसके बाद कोबाल्ट भी थे। ठीक है, ये सब जो थे इन्होंने इसको डिसिप्लिन बताया था। ठीक है, एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन। बट यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, उसके साथ यहाँ पे ये होता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई थी उनका पूरी दुनिया को रिकंस्ट्रक्शन करना था। ठीक है, और उसी के साथ रिकंस्ट्रक्शन के साथ डेवलपमेंट का भी सोचना था। ठीक है, तो अंडर द यूएन बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई। ठीक है, और वहां पे पॉलिटिकल साइंस को इग्नोर किया गया। ठीक है, बाकी सारे फील्ड्स के स्कॉलर्स वहां पे आए, बट यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को इग्नोर किया जाता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, क्योंकि बहुत सारी आइडियोलॉजीज, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है, ये सब आइडियोलॉजीज वर्ल्ड वॉर में फेल हो चुकी थी। ठीक है, तो इस टाइम जो डिक्लाइन था पॉलिटिकल थ्योरी का इस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उनको इग्नोर किया गया, पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर्स को इग्नोर किया गया यूएन कॉन्फ्रेंस में। तो फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसका पर्पस। ठीक है, अब डेविड ईस्टन जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटेम्परेरी इश्यूज बताए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने रिलाई किया कि ये बहुत सारे पुराने आइडियाज हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, और उन्होंने इस चीज को प्रूव करना चाहा कि बहुत सारे प्लेटो के आइडियाज, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉबस, लॉक, रूसो, जैसे हॉबस ने स्टेट ऑफ नेचर बताया था। ठीक है, कि इंसान एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, वॉर में बताया था स्टेट ऑफ नेचर। तो ये बातें सच थी, उन्होंने ये प्रूव किया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो चुका है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे थिंकर्स की कही हुई बातें, जैसे प्लेटो की आइडियल स्टेट थी। ठीक है, आइडियल स्टेट, तो उन्होंने क्या बोला है कि इनकी जो बहुत पुरानी फिलॉसफी है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी है। ठीक है, तो डिक्लाइन के बाद की ये पूरी हिस्ट्री है। तो
तो उन्होंने ये चीज वहां पे मेंशन करी। और उसी के साथ जैसे हॉबस का मैंने आपको बताया कि क्राइसिस सिचुएशन उस टाइम की जो थी वो हॉबस पहले ही बता चुके थे अपने स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, राइज ऑफ फासिज्म, ठीक है, तो वो कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी जो थीरीज आज तक आई हैं, ट्रेडिशंस आए हैं, उसके बाद कोई न्यू थ्योरी नहीं आई है, ठीक है, उनका ये क्लेम था वहां पे। तो इस चीज से अब पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल कैसे होगा, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट थिंकर्स बेसिकली यूजीसी नेट में, ठीक है, आपको डिक्लाइन और रिवाइवल में कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स की बुक्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो बुक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि डिक्लाइन के साथ कौन सी थिंकर्स और उनकी बुक्स जुड़ी हैं और रिवाइवल के साथ कौन से जुड़े हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि रिवाइवल कैसे हुआ था, डिक्लाइन में कौन थे, क्या क्या चीजें थी, और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सब डिस्कस करने से आपको चीजें आसानी से समझ नहीं आएंगी। तो आज की वीडियो में आपने डिक्लाइन समझा, उसका नेचर समझा पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। बट उसी के साथ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस ने अपने डिसिप्लिन को ब्रॉड कैसे किया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ने सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर को भी एक्सटेंड किया, पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी आए वो, ठीक है, इकोनॉमिस्ट भी पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी ब्रांच को, पॉलिटिकल साइंस को कन्फाइंड नहीं रहने दिया। रिवाइवल के बाद पॉलिटिकल कल्चर भी आया, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी बहुत सारी चीजें आई, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की तरफ भी जाने लगे, ठीक है, बड़ी सारी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पॉलिटिकल जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उनका फोकस रहा, एम्पावरमेंट। अब उसके बाद हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी देखेंगे, सोशियोलॉजिस्ट भी आएंगे, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। तो इससे रिवाइवल में ये प्रूव होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन है वो नहीं हुआ था, और उसके रिवाइवल में क्या क्या लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा और डिक्लाइन में कौन लोग थे, ये हम डिफरेंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।